हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। दिस इज सी संकेत जैन और आज हम लोग इस वीडियो के अंदर सिर्फ ये डिस्कस करने नहीं आए हैं कि जनवरी 21 का पेपर कैसा था, मतलब कि सिर्फ रिव्यू देखने नहीं आए। थोड़ा सा उसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि क्वेश्चंस किस तरह से आए हैं, कौन से चैप्टर से आए हैं, उसका पॉसिबल सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। एंड दिस वीडियो इज बेसिकली मेंट फॉर द जनवरी 21 स्टूडेंट्स, अगर वो देखना चाहते हैं कि उनका पेपर किस तरह से आया था और आप लोगों ने कैसा परफॉर्म किया है, खुद को थोड़ा सा इवेल्युएट करना चाहते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, मे 21 स्टूडेंट्स एंड नवंबर 21 स्टूडेंट्स कैन व्यू दिस, क्योंकि ये पेपर अच्छा आया है। ऑन अ वेरी ब्रीफ बेसिस पेपर वाज लेंथियर compared to the other papers जो अभी तक हमने देखे हैं SCMP के अंदर। अपार्ट फ्रॉम दैट द पेपर वाज अ लिटिल बिट ट्रिकी, तो थोड़ा सा उसको मॉडरेट लेवल पर बोल सकते हैं। इजी नहीं था, मॉडरेट बोल सकते हैं। ऑलराइट, पेपर कितना स्टडी मटेरियल से आया? सो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर फ्रॉम स्टडी मटेरियल, या फिर स्टडी मटेरियल के अंदर अगर कोई टॉपिक दिया हुआ है तो उससे ही क्वेश्चन बनाया हुआ है, राइट? तो आपका स्टडी मटेरियल पढ़कर बहुत सारा कंटेंट कंप्लीट हो जाता है, या फिर अगर आपने ऐसा मटेरियल रेफर किया है जिसके अंदर स्टडी मटेरियल कंप्लीटली कवर होता है, तो उस मटेरियल को पढ़ के भी आपका इस पेपर को सोल्यूशन करने अगर आप जाते तो अच्छे से पेपर हो जाता, राइट? सो यू कुड हैव इजीली स्कोर्ड एन एग्जाम्शन अगर आप थोड़े से स्टेबल माइंड के साथ में स्टडी मटेरियल को अच्छे से पढ़कर अपने कॉन्सेप्ट्स को रिटेन करके इस पेपर को लिखने जाते तो। ऑलराइट, लेट्स बिगिन विद द डिस्कशन। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, द केस स्टडी इज फ्रॉम सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट के ऊपर ही जो केस स्टडी है वो सुन के अगर आपको याद आ रहा है सन इलेक्ट्रॉनिक्स वाला केस स्टडी जो कि अपने मॉड्यूल 3 के अंदर दिया हुआ है, तो आप थोड़े बहुत वहां से पॉइंट्स ले सकते हो। बेसिकली इसका जो क्वेश्चन है वो एक कंपनी के बारे में बता रहा है, उसके सप्लाई चेन के इश्यूज डिस्कस कर रहा है, और उसके बाद में उन्होंने एक नया टीम बनाया है जिसका एक हेड बनाया है मिस्टर कार्तिक। और मिस्टर कार्तिक ने थोड़ी बहुत चीज़ें उनको बोली है कि हम लोग कुछ रीडिजाइनिंग प्रोग्राम बनाते हैं जिसके अंदर से अपन लोग सप्लाई चेन को रीडिजाइन कर देंगे, ऑलराइट, जिसकी वजह से कुछ बेनिफिट्स इनको मिल सकते हैं। दे आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन द ई प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। सो कुछ पॉइंट्स जो अपने को इन्होंने पूछे हुए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव आस्क्ड अस टू लिस्ट द क्रिटिकल इश्यूज व्हिच आर बीइंग फेस्ड बाय द आरएस टूल्स। तो आरएस टूल्स जो क्रिटिकल इश्यूज फेस कर रहा है वो आपको इस केस स्टडी को पढ़ के पता चल जाएगा, बट इसका इंस्पिरेशन आप ले सकते हो सन इलेक्ट्रॉनिक्स वाली केस स्टडी से। जैसे कि सन इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने कुछ इश्यूज देखे थे, और फिर आपको याद होगा प्रॉब्लम्स एट सन इलेक्ट्रॉनिक्स करके एक हेडिंग दी हुई है, उसके नीचे 4-5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पर पॉइंट्स मेंशन कर सकते थे, प्रॉब्लम्स एट सन इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर इंस्पिरेशन, यहाँ के पॉइंट्स आप पकड़ के अपना आंसर लिख देते। तो क्या प्रॉब्लम्स यहाँ पर आपको देखने को मिलती है? सबसे पहले जो प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिल रही है विच इज दे आर यूजिंग अ डायरेक्ट शिपमेंट फ्रॉम सेंट्रल वेयर हाउस, जो कि ऑर्डर ड्रिवन नहीं है, और उसकी वजह से इंडस्ट्री एवरेज के साथ में सिंक भी नहीं बैठता है, ऑलराइट। उसके अलावा यहाँ पर अपने को पता चल रहा है कि जो ये लोग डिस्पैच कर रहे हैं ऑर्डर्स को, इट इज प्रूविंग टू कॉस्टली एंड टू स्लो एंड इज नॉट इन कॉन्सिडेंस विद द डिमांड पैटर्न। तो ये दो इश्यूज अपने को देखने को मिल चुके हैं। इसके ऊपर आप थोड़ा सा डिटेल में जाके एक्सप्लेनेशन कर सकते हो। फिर उन्होंने अपने को एक पॉइंट बताया हुआ है विच इज रिलेटेड टू योर सप्लायर्स। तो कुछ इस तरह से अपने को यहाँ पर देखने को मिलता है कि द नंबर ऑफ सप्लायर्स आर वेरी लार्ज इन नंबर, राइट हियर। So the suppliers are very large in number and the company is burdened with quality, delivery and payment issues. तो इस तरह के कुछ पॉइंट्स अपने को बताए हुए, पेमेंट इश्यूज हो रहे हैं सप्लायर्स के साथ में, क्योंकि एक तो नंबर ऑफ सप्लायर्स बहुत ज़्यादा है। हमने जो 14 पॉइंट्स पढ़े थे वो 14 पॉइंट के अंदर एक पॉइंट याद है कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सप्लायर्स के साथ में डील करते हो तो क्वालिटी इश्यूज देखने को मिल सकता है, राइट? सो एक प्रोडक्ट के लिए एक सप्लायर या 2 सप्लायर तक आप लोग रखिए, जिसकी वजह से आपके स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स आएंगे, ऑलराइट। फर्स्ट थिंग इज दिस। सेकंड थिंग इज जितने ज्यादा सप्लायर्स डिलीवरी उतना ज्यादा मैनेज करना पड़ेगा, सो डिलीवरी इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। एंड देन सबका पेमेंट ट्रैकिंग रखना है और फिर पेमेंट प्रोसेस करना है, तो वो भी बड़ी चीज हो जाती है। तो सप्लायर्स बहुत ज्यादा है, कम कर देंगे तो क्या फायदा मिलेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल जो अपने को फायदा मिलेगा वो है कि क्वालिटी इश्यूज खत्म हो जाएंगे, राइट। सेकेंड फायदा जो अपने को मिलेगा वो ये है कि सो द नंबर ऑफ सप्लायर्स आर रिड्यूसिंग, तो अपना बल्क परचेज बढ़ जाएगा। बल्क परचेज बढ़ने की वजह से अपने को क्रेडिट मिल सकता है, फाइनेंस मिल सकता है, राइट, एंड कैश डिस्काउंट भी मिल सकता है अगर आप लोग अर्ली पेमेंट करते हो तो, बट उसके अलावा यू गेट बल्क डिस्काउंट। सो कुछ ये थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक आ गया था कि क्या फायदा मिलेगा, बट हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं क्रिटिकल इश्यूज कौन से, राइट। इसके बाद में हम लोग आते हैं सेकंड पॉइंट पर, जहां पर
क्वेश्चन के अंदर बोला हुआ है कि मिस्टर कार्तिक ने जैसे ही उनको अपॉइंट किया था कुछ पॉइंट्स दिए थे, आपको क्या लगता है उन व्यूज के बारे में? सो वी हैव टू एनालाइज दोस पॉइंट्स। क्या पॉइंट्स दिए थे? सबसे पहले उन्होंने बोला है कि SCM इम्प्लीमेंटेशन इज एक्सपेंसिव, राइट? सो आई वुड कंप्लीटली अग्री विद दिस कि SCM को यानी कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करना एक्सपेंसिव हो सकता है, क्योंकि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत हो सकती है। यू माइट नीड सॉफ्टवेयर, यू माइट नीड मैनेजमेंट सिस्टम्स, एंड उसके अलावा आपको क्योंकि इन्फॉर्मेशन अब पूरे ऑर्गेनाइजेशन में पहुंचानी है तो उस तरह से कम्युनिकेशन सिस्टम इंप्रूव करना पड़ेगा। एंड ऑल्सो बिकॉज यू आर पुटिंग इन एफर्ट्स, बट सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन अचानक से नहीं हो जाती, सारे प्रोसेस स्ट्रीमलाइन अचानक से नहीं हो जाते। सो इट टेक्स टाइम टू अचीव द रिजल्ट्स। तो अगर आप लोग कॉस्ट रिडक्शन करने के लिए कर रहे हो, सो इट वुड टेक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टू अचीव द कॉस्ट रिडक्शन। ऑलराइट, सो ये कुछ पॉइंट्स अपने को दिए हुए हैं। द थर्ड पॉइंट विच इज बीन गिवन टू अस इज कि सारे लोगों को सिंक में लाना पड़ेगा। तो शायद सप्लाई चेन मैनेजमेंट का जो डेफिनेशन है वहीं पर आपने पढ़ा होगा कि सारे चीज़ों को, सारी एक्टिविटीज़ को, प्रोसेसेस को, जो लोग भी हमारे साथ में वर्क करते हैं, राइट? सो बेसिकली राइट फ्रॉम द सप्लायर टू द कस्टमर जितनी प्रोसेस हो रही है सबको इंटीग्रेट करना है, राइट? सो व्हेन आई टॉक अबाउट इंटीग्रेशन तो अपने आप ही सिंक की बात आ जाती है। ऑलराइट, सो सिंक की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। ऑल सर्विसेज प्रोवाइडर्स एंड जो भी सप्लायर्स होते हैं उनको हमें सिंक में लेना पड़ेगा। सो वी हैव टू वर्क इन सिंक। ऑलराइट, सो ये पॉइंट भी अपने यहाँ पर कवर हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3, लिस्ट मेजर बेनिफिट्स दैट RS टूल्स लिमिटेड वुड रीप बाय एनर्जाइजिंग द सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो बेसिकली यहाँ पर आपको लिखने थे बेनिफिट्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, या सप्लाई चेन मैनेजमेंट इंप्लीमेंटेशन के बाद में क्या बेनिफिट्स होते हैं। सो कुछ इस तरह से, जैसे कि सन इलेक्ट्रॉनिक्स में बेनिफिट्स हमको अलग से बताए हुए हैं, वहां से इंस्पिरेशन लेते हुए आप यहाँ पर बेनिफिट्स लिख सकते थे। मोर और लेस सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बेनिफिट्स वही निकल के आते हैं, तो पॉइंट्स सिमिलर रहने वाले हैं, राइट? उसके बाद में हमें डी पार्ट में बोला है इवेल्युएट हाउ सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज गोइंग टू हेल्प RS टूल्स लिमिटेड। सो सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कैसे हेल्प करते हैं? सबसे पहले बिकॉज अभी हम लोग करंटली बहुत सारे सप्लायर्स के साथ डील कर रहे हैं, राइट? तो सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि लोकेशन किसका बेस्ट बैठता है, राइट? सो सप्लायर का लोकेशन डिसाइड करेंगे कि कौन सा या फिर कहाँ से हमें परचेज करना नज़दीक पड़ता है और आसान पड़ता है। सो डिलीवरी और डीले में जो प्रॉब्लम आ रही है वो आपकी एलिमिनेट हो जाएगी। अवेलेबिलिटी देख लोगे कि आपका मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए, ताकि जब भी आपको रिक्वायरमेंट है तब आपके पास में वो मटेरियल पहुंच रहा है, एंड जिस क्वालिटी का रिक्वायर्ड है उसी क्वालिटी का पहुंच रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इज, क्योंकि हम लोग क्वालिटी के बेसिस पर डिसाइड कर सकते हैं कौन से सप्लायर से परचेज करना है, तो वो भी आप लोग करोगे यहाँ पर। उसके अलावा बिकॉज एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर आप एक सप्लायर के पास चले जाते हो तो और फायदा मिलेगा, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमीज ऑफ स्केल। सो फाइनेंस भी आपको मिल सकता है। सो दिस इज द बेनिफिट दैट वी गोइंग टू रिसीव फ्रॉम सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। फिर हमें बोला ई प्रोक्योरमेंट क्या होता है, तो आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो अपने वर्ड्स के अंदर, एंड उसका प्रोसेस बताना है। तो प्रोसेस वेरी सिंपल, आप लोग पहले ढूंढते हो, फिर परचेज करते हो और फिर पेमेंट कर देते हो। इसी को अपने को 3 कंस्टिट्यूएंट्स के अंदर बताना है, ई सोर्सिंग, ई परचेजिंग एंड ई पेमेंट। ये तीनों अपने को दिए हुए हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट में बोला है एडवाइस वेदर द आउटसोर्सिंग एज सजेस्टेड बाय मिस्टर कार्तिक वुड हेल्प RS टूल्स लिमिटेड इन सेटलिंग लॉजिस्टिक कॉन्स्ट्रेंट। सो लॉजिस्टिक्स में इन लोगों को इश्यूज फेस करने को दिख रहे हैं, एंड मिस्टर कार्तिक ने बोला है कि क्योंकि हम लोग इश्यूज फेस कर रहे हैं वी कुड आउटसोर्स इट। एंड यहाँ पर आप लोग अपने आंसर के अंदर सबसे पहले तो आउटसोर्सिंग के बेनिफिट्स बता सकते हो, लॉजिस्टिक्स के बारे में बोल सकते हो कि लॉजिस्टिक्स क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट? सो लॉजिस्टिक्स स्टार्ट्स राइट फ्रॉम योर प्रोक्योरमेंट करते हो तो लॉजिस्टिक्स इन्वॉल्व हो जाएगा, क्योंकि अपने को अपना इनपुट मटेरियल लाना पड़ेगा फ्रॉम सप्लायर टू आर लोकेशन। इसके बाद में हमें जब मैन्युफैक्चरिंग करना है तो आपके स्टोरेज एरिया से आपके प्लांट लेआउट पर आएगा, फिर से लॉजिस्टिक्स इन्वॉल्व होगा। जो मैन्युफैक्चर हो जाएगा प्रोडक्ट वो फिर से डिस्पैच होगा और स्टोरेज में रखाएगा, एंड देन फाइनली आपके वेयरहाउस से जहां पर भी डिलीवरी होती होगी वहां तक फिर से लॉजिस्टिक्स इन्वॉल्व होगा। सो लॉजिस्टिक्स आपके पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व है। दैट इज वाई लॉजिस्टिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, एंड लॉजिस्टिक को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग आउटसोर्स कर सकते हैं, ताकि एक तो डिले खत्म हो जाए अगर आपके डिलीवरीज में डिले हो रहे हैं तो, सेकेंडली आपका कॉस्ट कम हो जाए, क्योंकि अगर हम लोग खुद से कर रहे हो कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है, सो आउटसोर्स कर दो, कॉस्ट कम हो जाएगा। सिर्फ ये हमें यहाँ पर ध्यान देना होगा कि हम लोग अपने आउटसोर्सिंग पार्टनर्स के साथ में अच्छे से एक अग्रीमेंट सेटल कर लें, जिसमें ये मेंशन कर दे कि अगर डिले होता है तो वो किसका फॉल्ट होगा, कैसे देखा जाएगा, एंड उसका कंपनसेशन किस तरह से रहेगा, राइट? डिले एंड डैमेज, ये 2 चीज़ें यहाँ पर देखनी होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग गेट्स कवर्ड इन लॉजिस्टिक्स, तो बहुत सिंपल हो जाता है। इसके बाद में आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है,
एंड आई हैव स्टिल नॉट बीन एबल टू सॉल्व इट। मैं अभी भी इसको सॉल्व कर रहा हूँ। एंड बेसिकली जो इस क्वेश्चन को देख के शुरुआत में मुझे लगा था कि इसमें हमें कॉस्ट दिया होगा और इस परसेंटेज के बेसिस पर एलोकेशन करना होगा। उतना सिंपल नहीं है 12 नंबर्स के लिए, 12 मार्क्स के लिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन बना के दिया इंस्टीट्यूट ने। एंड प्रोबेबली पूरे इंडिया ने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया होगा, बिकॉज दिस इज द ओनली क्वेश्चन विच आई फील इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस इन दिस एंटायर पेपर। अभी तक इस तरह का क्वेश्चन कहीं पे देखा नहीं होगा आप लोगों ने भी शायद। सो वी गोना स्किप इट फॉर नाउ। एंड इसका सोल्यूशन जैसे ही मैं रेडी कर लेता हूँ वैसे ही हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे साथ में, राइट। इसका जो पार्ट बी था वो बहुत सिंपल था। पार्ट बी जितना पार्ट ए डिफिकल्ट था उतना ही पार्ट बी सिंपल था। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने इसको ट्राई किया है, जस्ट इन केस इफ यू हैव कवर्ड क्वेश्चन नंबर 2 एंड वहां से आप लोगों ने सोचा है कि पार्ट ए में चलो जितना आ रहा है उतना कर लेते हैं, बट पार्ट बी को अच्छे से करके 8 मार्क्स ले लेते हैं। सो अगर आपने वो किया है, पार्ट बी के अंदर सोल्यूशन बहुत सिंपल है। हमें बोला है कि 20 lakhs में अपने को कॉस्ट बिठा के देना है क्लाइंट को, एंड अगर हमने कर दिया तो 1,40,000 रुपीज अपने को दिए जाएंगे, राइट। बट अगर हम लोगों ने 20 लाख से कम किया तो कुछ सरप्लस अमाउंट दिया जाएगा इस बेनिफिट का, और अगर हम लोगों ने 20 लाख से ज्यादा किया तो फिर हमारे से चार्ज किया जाएगा, राइट। तो अपने को अपर लिमिट बताइए, दैट इज 1,80,000, यानी कि 140 में कितना भी सरप्लस ऐड कर दो 180 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, एंड 140 में से कितना भी डिडक्ट कर दो 40,000 के नीचे नहीं जाना चाहिए। सो दिस इज द एंटायर क्वेश्चन। इसमें हमें पहले सिनेरियो में बोला है 19 lakhs में प्रोजेक्ट होता है, तो कॉस्ट सेविंग कितना होता है प्रोजेक्ट का, दैट इज नथिंग बट 20 lakhs माइनस 19 lakhs, so 1 लाख हो जाता है। उसके बाद में शेयर इन सरप्लस पूछा है, तो उसका 20% हमें बताया गया। क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे 80% इज ऑफ क्लाइंट एंड 20% इज आवर्स, तो 20% इज एक्चुअली 20,000 एंड हम लोग 140 में 20,000 ऐड करते हैं तो 160 होता है। दैट इज वाई इट इज नॉट गोइंग बियॉन्ड 180। अगर बियॉन्ड 180 जा रहा होता तो हम लोग 180 तक रेस्ट्रिक्ट कर देते। ओके, सो 20,000 इज द आंसर। टोटल प्रॉफिट हो जाता है 140 प्लस 20 दैट इज 160। एंड मिस्टर मोहन का कॉस्ट निकालना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड अगर किसी को लगा है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 19 lakhs का कॉस्ट बैठा एंड 160 इसको देना है एबीसी को, सो 20,60,000 इज द टोटल कॉस्ट टू मिस्टर मोहन। नेक्स्ट सिनेरियो में बोला है 24 lakhs में अगर किया तो कॉस्ट ओवररन कितना होगा, दैट इज 4 lakhs। मोहन का बर्डन होता है 80%, 3,20,000। एबीसी का बर्डन होता है 20%, दैट इज 80,000। सो अगर 140 में से 80 माइनस करते हैं तो आपका आता है 60,000 विच इज नॉट गोइंग बिलो 40,000, राइट। तो आपका 80,000 का बर्डन होता है, अदरवाइज हम लोग 40,000 तक का ही रेस्ट्रिक्ट करके चलते। एंड देन टोटल कॉस्ट टू मिस्टर मोहन फॉर मार्केट रिसर्च वर्क वुड बी व्हाट, सो 20 lakhs है प्लस 320 एक्स्ट्रा बर्डन बेयर किया 2320, और 60,000 जैसे कि हमने कैलकुलेट किया वो दे रहा है एबीसी को। सो 2320 प्लस 60 दैट इज कमिंग टू 2380। ऑलराइट, सो कुछ इस तरह से ये सोल्यूशन होता है। सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 इज फ्रॉम ट्रांसफर प्राइसिंग। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। दिखने में बहुत सिंपल लगता है बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। हल्की सी कॉम्प्लिकेशन आप लोग फेस कर सकते थे इस क्वेश्चन के अंदर। ऑलराइट, बट ऑल्दो ओवरऑल इजी क्वेश्चन। 40 का अपने को ट्रांसफर प्राइस बताया हुआ है, उसके बेसिस पर थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दिया है। अल्फा प्रोड्यूसेस कंपोनेंट AX, जो कि वो ट्रांसफर करेगा BZ डिवीजन को, डिवीजन बीटा को फॉर BZ प्रोडक्ट। एंड AX बनता है 1000 यूनिट्स इन वन बैच एंड 8000 कंपोनेंट्स बनाने की मैक्सिमम कैपेसिटी है महीने की। वेरिएबल कॉस्ट हैज बीन गिवन टू अस एज ₹12 पर कंपोनेंट एंड फिक्स कॉस्ट बताया 60,000 रुपीज। ऑलराइट, एंड देन उसके बाद में हमें बताया है कि BZ विल बी प्रोड्यूस्ड ऑल्सो इन बैचेस ऑफ 1000 यूनिट्स, एंड उसके लिए हमें बताया जो मैक्सिमम डिमांड है पर मंथ वो है 8000 यूनिट्स। एंड वेरिएबल कॉस्ट हैज बीन गिवन टू अस एज ₹8 प्लस इसमें हम लोग ऐड करेंगे जो हमारा ट्रांसफर प्राइस बैठेगा वो, और उसके बाद में हमें फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है 90,000। सो इस तरह का इंफॉर्मेशन दे दिया। फिर अपने को बताया कि इतने डिमांड पर इतना सेलिंग प्राइस है, एंड वी हैव टू कैलकुलेट बेस्ड ऑन अ ट्रांसफर प्राइस ऑफ ₹40 पर कंपोनेंट AX। मंथली प्रॉफिट निकालना है जो कि प्रोडक्ट BZ के सेल से मिलेगा, डिवीजन बीटा को, डिवीजन अल्फा को और कंपनी एज अ होल। सो इसके बेसिस पर अगर अपन डिसीजन लेते हैं तो कैसे लिया जाएगा। 120 का SP है, 40 रुपीज का ट्रांसफर प्राइस है, 8 का खुद का कॉस्ट है। सो बीटा को डिसीजन लेना है, यही ब्रैकेट में लिया हुआ है। हियर द सिचुएशन इज गवर्न्ड बाय द एक्शंस ऑफ मैनेजर ऑफ डिवीजन बीटा। तो मैनेजर जो डिसाइड कर लेगा उतना हम लोग सेल करेंगे, राइट। तो देखिएगा कितने पे ज्यादा प्रॉफिट खुद का हो रहा है उसके हिसाब से सेट कर देगा।
एंड 48 इसमें से माइनस करते हैं हर एक में से, तो कंट्रीब्यूशन निकल के आता है। इसके बेसिस पर हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। सबसे ज्यादा 5000 यूनिट्स पर देखने को मिलता है, 1,20,000। ऑलराइट, सो 1,20,000 मिल रहा है यहाँ पर, इसलिए 5000 यूनिट्स को सिलेक्ट कर लेंगे। ये 5000 यूनिट्स को सेल करेगा। अच्छा, आपने को क्वेश्चन में बताया हुआ है कि अगर हम लोग AX से ट्रांसफर कराते हैं, यानी कि AX को ट्रांसफर कराते हैं BZ के लिए, अल्फा बीटा को ट्रांसफर करता है, तो वो बाहर सेल नहीं कर सकता। ऑलराइट, सो AX भी कितना बनेगा, 5000 यूनिट्स ओनली। हर एक का फायदा निकाल लेते हैं। डिवीजन अल्फा को कितना होगा, 5000 मल्टीप्लाइड बाय 40 माइनस 12 विच इज 28। तो 5000 मल्टीप्लाइड बाय 28, इसमें से माइनस कर देंगे उसका जो कॉस्ट आता है, फिक्स कॉस्ट, दैट इज 60,000। ऑलराइट, सो 60,000 का कॉस्ट उसको बैठा। इस तरह से हम लोगों ने कैलकुलेट किया अपना डिवीजन अल्फा का प्रॉफिट। कंपनी एज अ होल भी निकाल लेंगे। 5000 यूनिट सेल कर रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय 90 का सेलिंग प्राइस है, माइनस 8 माइनस 12, क्योंकि जो बाकी था वो तो डिवीजन बीटा से डिवीजन अल्फा का हो रहा है, सो कंपनी एज अ होल के लिए कोई लेना देना नहीं है। और इसमें से फाइनली माइनस कर देंगे 1,50,000, सो 2 लाख रुपीज आ जाएगा। इस तरह से हमने पार्ट ए किया। पार्ट बी के अंदर हमें बोला है फाइंड आउट द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोडक्ट BZ फॉर द एक्टिव मल्टीनेशनल लिमिटेड। सो सिर्फ AML के लिए हमें देखना है कि कौन सा यूनिट सबसे ज्यादा फायदा करा रहा है। ऑलराइट, तो कैसे करेंगे, हर एक में से आप, हर सेलिंग प्राइस में से आप कितना माइनस करोगे, 20 रुपीज, क्योंकि 8 रुपए इसका और 12 इसका। ऑलराइट, हर एक में से 20 माइनस करोगे, उसको मल्टीप्लाई करोगे डिमांड के साथ में, और उसमें से आप 1,50,000 का जो फिक्स कॉस्ट है दोनों डिवीजन का, वो माइनस कर दोगे, तो आपका आ जाएगा। उसके बेसिस पर आप डिसाइड करोगे, तो 6000 यूनिट्स पर आपको सबसे ज्यादा फायदा दिखेगा। एंड सिमिलरली हम लोग वापस से नंबर ऑफ यूनिट्स कैलकुलेट करेंगे फॉर पार्ट सी, और आप लोग अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करोगे। ऑलराइट, ये होने के बाद में पार्ट डी आता है, जहां पर हमें बोला है कि अगर हम लोग मार्जिनल कॉस्ट पर दे देते हैं बीटा डिवीजन को, तो अल्फा डिवीजन को कोई फायदा नहीं मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ पर इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। क्योंकि क्वेश्चन में अपने को ये भी दिया हुआ है कि परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होता है ROCE के बेसिस पर हर डिवीजन का। सो डिवीजन अल्फा भी चाहेगा कि उसका भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छे से असेस किया जाए। एंड इस प्रॉब्लम को एलिमिनेट करने के लिए, इस कॉन्फ्लिक्ट को एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर 2 पॉइंट लिखे हुए हैं, ऑप्टिमम डिसीजन मेकिंग भी कराना है और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन भी कराना है। तो कौन सा ले सकते हैं, सो डुअल रेट ट्रांसफर प्राइसिंग सिस्टम में वो दोनों ही एलिमिनेट हो जाते हैं, क्योंकि ऑप्टिमम डिसीजन मेकिंग भी हो गया एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन भी हो गया, क्योंकि वहां पर चार्ज करके हम लोग अपने अकाउंट करेंगे, बट एक्चुअल में ट्रांसफर जो हो रहा है वो मार्जिनल पर हो रहा है। तो दोनों ही डिवीजन का फायदा हो जाएगा। 2 पार्ट ट्रांसफर प्राइसिंग सिस्टम में भी यह फायदा नहीं मिलता है, क्योंकि 2 पार्ट ट्रांसफर प्राइसिंग सिस्टम में ऑप्टिमम डिसीजन मेकिंग हो जाएगा, बट परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन सही तरह से शायद नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से हम लोग डुअल रेट ट्रांसफर प्राइसिंग सिस्टम की तरफ जाएंगे। दिस इज अ सोल्यूशन दैट हैज बीन थॉट बाय मी। मुझे लगता है कि ये डुअल रेट ट्रांसफर प्राइसिंग सिस्टम होना चाहिए। सो इसका सोल्यूशन मैं किस तरह से लिखता, आई वुड हैव स्टेटेड द पॉइंट्स जो मुझे लगता है कि बताने चाहिए कि क्यों हम लोग डुअल रेट ट्रांसफर प्राइसिंग सिस्टम की तरफ जाने वाले हैं, बट विदाउट डिस्क्लोजिंग एक्चुअली कि मैं डुअल रेट ट्रांसफर प्राइसिंग सिस्टम को सिलेक्ट कर रहा हूँ। राइट, सो पहले सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स मेंशन करूंगा कि क्यों मैं उस डायरेक्शन में जा रहा हूं, एंड एट लास्ट डुअल रेट ट्रांसफर प्राइसिंग सिस्टम को मेंशन कर देता। दिस इज बिकॉज कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये डुअल रेट ट्रांसफर प्राइसिंग सिस्टम गलत है, तो भी हमें लॉजिक तो पता है, हमने जो शुरुआत के पॉइंट्स लिखे हैं वो तो सही लिखे हैं। सो वो सारे पॉइंट्स के लिए हमें मार्क्स मिल जाएगा, और डुअल रेट ट्रांसफर प्राइसिंग सिस्टम को कंक्लूड करने के लिए हमें शायद मार्क्स वहां पर डिडक्ट कर दिए जाएंगे हमारे। बट अगर हमने डुअल रेट ट्रांसफर प्राइसिंग सिस्टम शुरुआत में लिख दिया और फिर पॉइंट्स दिए, तो पॉइंट सही भी होंगे, मार्क्स जितने मिलने चाहिए थे उससे कम मिलेंगे। राइट, सो कुछ इस लॉजिक से मैं पहले सिर्फ पॉइंट्स लिखूंगा, एंड एट लास्ट आई वुड कंक्लूड कि डुअल रेट ट्रांसफर प्राइसिंग सिस्टम होना चाहिए। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज फ्रॉम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अपनी बुक के अंदर ऑलरेडी एक क्वेश्चन कवर्ड है, यानी कि स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन था। अनजम्बल्ड में अनजम्बल्ड की वॉल्यूम 2 में पेज नंबर 278 पे क्वेश्चन नंबर 4 है, ट्राइडेंट टॉयज के नाम से। दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चंस ऑफ स्टडी मटेरियल। ऑलराइट, सो रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, सिर्फ नंबर्स चेंज किए हैं। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम 6 सिग्मा, वेरी नाइस क्वेश्चन। यहाँ पर अपने को कुछ पॉइंट्स बताए हुए हैं और अपने को उसके ऊपर कॉमेंट करना होगा। सो फर्स्ट पॉइंट हैज बीन गिवन टू अस इज कि 6 सिग्मा कोई इंपैक्ट नहीं ला रहा आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। नाउ दिस इज अ वेरी फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू, एंड हम लोग नॉन फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे
तो अपने को सिक्स सिग्मा के बेनिफिट्स दिखाई देंगे। सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में सोचना ही हो जाएगा कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने शेयर होल्डर्स के बारे में सोच रहे हैं, बट वी शुड ऑल्सो थिंक अबाउट द कस्टमर सेटिस्फैक्शन, बिकॉज वहीं से तो अपना ऑर्गेनाइजेशन रन होता है, राइट। तो कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए और कस्टमर सेटिस्फैक्शन को इम्प्रूव करने के लिए हमारे प्रोडक्ट को डिफेक्ट फ्री बनाना होगा, जो कि सिक्स सिग्मा हमको हेल्प करता है अचीव करने में। सो इस तरह का आप स्टेटमेंट लिख सकते हो। देन कम्स द सेकंड पॉइंट, जहां पर अर्ली अडॉप्टर्स कैन बेनिफिट फ्रॉम द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिक्स सिग्मा ओनली। तो वो लोग बोल रहे हैं कि सिर्फ अर्ली अडॉप्टर्स को फायदा मिलने वाला है, बट ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अर्ली अडॉप्टर्स का कोई सीन ही नहीं है। सिक्स सिग्मा के दो अप्रोचेस दिए हुए हैं, DMA-IC एंड DMA-DV। DMA-IC इज फॉर दोज जहां पर प्रोसेस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है और चल रहा है, तो यहाँ पर अर्ली अडॉप्टर्स की तो बात ही नहीं आती है, राइट। यानी कि अगर आपका कोई प्रोसेस एग्जिस्टिंग चल रहा है तो उसमें भी आप सिक्स सिग्मा इंप्लीमेंट कर सकते हो। सेकेंडली, इसका बेनिफिट अर्ली अडॉप्टर्स को सिर्फ इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि अगर आप किसी भी स्टेज पर हो, आप सिक्स सिग्मा इंप्लीमेंट करते हो तो आप डिफेक्ट को एलिमिनेट कर सकते हो, विच इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ सिक्स सिग्मा। सो अर्ली अडॉप्टर्स का यहाँ पर कोई सीन नहीं होता, राइट। देन कम्स सिक्स सिग्मा फोकसेस ऑन डिफेक्ट्स विच आर सब्जेक्टिव टू डिटरमाइन फॉर सर्विस बिजनेसेस। नाउ मेरा यहाँ पर पॉइंट ये रहेगा कि क्योंकि सिक्स सिग्मा के दोनों ही स्टेप्स में फर्स्ट पॉइंट होता है डिफाइन, जहां पर हम लोग अपने प्रॉब्लम्स को डिफाइन करते हैं और जो अचीव करना चाहते हैं उसको डिफाइन करते हैं। सो व्हेनेवर वी आर डिफाइनिंग द प्रॉब्लम्स, दैट मीन्स कि हम लोग प्रॉब्लम्स को डिटेल में देख रहे हैं और उसका रीजन आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि अगर आपने कोई डिफेक्ट को सिलेक्ट किया है एलिमिनेट करने के लिए सिक्स सिग्मा के अंदर, तो डेफिनेटली आपको पता है कि वो क्या चीज़ है, राइट। चाहे वो सर्विस बिजनेस हो या फिर आपका गुड्स का बिजनेस हो, मैन्युफैक्चरिंग वाला बिजनेस हो, तो सिक्स सिग्मा यहां पर वर्क करेगा ही करेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट इज सिक्स सिग्मा कैन नॉट अश्योर दैट योर प्रोडक्ट विल हैव मार्केट। नाउ सिक्स सिग्मा का ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव ही नहीं है कि वो आपको मार्केट प्रोवाइड करके दे। सिक्स सिग्मा का ऑब्जेक्टिव होता है टू एलिमिनेट डिफेक्ट, राइट। सो ये पॉइंट का कोई एक्चुअली लेना देना नहीं है सिक्स सिग्मा के साथ में, बट ऑल्सो यू कुड काउंटर दैट अगर हम लोगों ने डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया और हमारे कस्टमर का सेटिस्फैक्शन इंप्रूव हो गया तो हमारा मार्केट डेफिनेटली एक्सपैंड हो जाएगा, बढ़ जाएगा। It will become easier for us to retain our customers and it will become beneficial to us क्योंकि हम लोग अब नए customers को भी attract कर पाएंगे because our product is defect free. Next point is substantial infrastructure investment is required. That is true and ये हमारे prerequisites में देखा जाता है. That is absolutely correct. So ये सारे points हमारे हो जाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट बहुत सिंपल है, MR इज इक्वल टू MC वाला रूल लगाना है. ये करते हैं तो अपना सोल्यूशन हो जाता है. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था. इसका सोल्यूशन मेरे हिसाब से निकल के आता है प्राइस इज इक्वल्स टू 5,800 रुपीज़. उसके बाद में TQM TPM का और में दिया हुआ है क्वेश्चन एंड बहुत सिंपल क्वेश्चन है. कनेक्शन के 5-6 पॉइंट्स है वो आपको याद करने होते हैं एंड मैंने अपनी मेन क्लासेस में और रिविजन लेक्चर्स में भी ये कई बार बोला हुआ है कि आप ये वाले पॉइंट को तो मिस आउट करना ही मत क्योंकि कहीं पर भी पूछा जा सकता है. बेसिकली मेरा ये कहना था कि अगर TPM से रिलेटेड या TQM से रिलेटेड क्वेश्चन आया तो इसको सब पार्ट में पूछ लेंगे, बट यहाँ पर तो इन्होंने किसी रिलेशन के ना होने के बावजूद भी और में इस क्वेश्चन को पूछ लिया, राइट. सो 5.2 नंबर का टॉपिक है, अपनी बुक के अंदर दिया हुआ है पेज नंबर 95 पे, वॉल्यूम 1 अनजम्बल्ड. ऑलराइट, सो ये कवर हो जाता है. उसके बाद में जो अपने को नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है विच इज फ्रॉम OEE. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल कैलकुलेशन था. इसमें आई थिंक 74 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर आता है आपका OEE का. ऑलराइट, उसके बाद में हमें पार्ट ए के अंदर बोला हुआ है कि नाका ईमा आइडियल वैल्यूज क्या होती है. सो इट इज 90 फॉर अवेलेबिलिटी, 95 फॉर एफिशिएंसी एंड 99 फॉर क्वालिटी एंड ओवरऑल 85 से ज़्यादा होनी चाहिए. उसके बाद में बोला है OE इज एन एग्रीगेट मेजर, इट्स कंपोनेंट्स विल कॉम्पनसेट फॉर ईच अदर और ऑन द कॉन्ट्ररी विल एग्रीवेट अ फेलिंग सिचुएशन एंड अट्रैक्ट फर्दर अटेंशन टू इट. ये बोलना चाह रहे हैं कि कंपोनेंट या तो एक दूसरे को कॉम्पनसेट कर लेंगे या फिर सब मिलाकर एक साथ सिचुएशन को और बेकार बना देंगे एंड और ज़्यादा अटेंशन जाएगा इसकी तरफ. तो क्या ये सही है, हमें एक्सप्लेन करना है, राइट. सो दिस कम्प्लीटली ट्रू. वी हैव टू शो इंटर रिलेशन कि यहाँ पर आप एग्जाम्पल दे सकते थे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एफिशिएंसी कम है, यू आर वर्किंग स्लोली, बट इसकी वजह से आप लोग क्वालिटी ज़्यादा बेहतर अचीव कर पाए हो. सो दिस कुड बी वन पार्ट. नाउ यू हैव कंपनसेटेड क्योंकि हम लोगों ने एफिशिएंसी कम रख के क्वालिटी अचीव कर ली. सो कंपनसेशन मिल गया वहाँ से. बट ऑल्सो एग्रीवेट कैसे हो सकता है, आपकी एफिशिएंसी कम है बिकॉज स्टॉपेजेस हो रहे हैं. स्टॉपेजेस हो रहे हैं क्योंकि आपकी मशीनरी में डिफेक्ट है, राइट. सो उसकी वजह से क्या होता है, हमने TPM के अंदर भी पढ़ा है कि अगर आप लोग डिफेक्ट फ्री मशीन से वर्क नहीं कर रहे हो, मशीन में कोई डिफेक्ट है तो आपका क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है. सो यहाँ पर हमें रिड्यूस्ड क्वालिटी भी मिल रहा है और स्टॉपेजेस भी हो रहे हैं. सो दोनों चीजें मिलाकर एग्रीवेट कर रही है, राइट. सो कुछ इस तरह से आप लोग एग्जाम्पल्स के साथ में इस पॉइंट को लिख सकते थे.
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में। यहाँ पर हमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग है और रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है उसके बारे में से क्वेश्चन पूछा हुआ है। वी हैव टू डिस्कस द लेवल्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। 4 रिकॉग्नाइज्ड लेवल्स हैं डिसेंट्रलाइजेशन के, एंड वो होते हैं कॉस्ट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर, प्रॉफिट सेंटर एंड इन्वेस्टमेंट सेंटर। उन चारों को लिख के उसके बारे में डिस्कशन करना है। फिर अपने को बोला है कि डू वी कंसीड टू द व्यू दैट मिस्टर बेन इज एग्जैजरेटिंग द सक्सेस ऑफ हिज डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। नाउ आई बिलीव कि इसमें आपका सोल्यूशन अलग अलग डायरेक्शन में जा सकता है। वन कुड बी सब्जेक्टिव, जहां पर आप लोग या तो नेगेटिव बात कर रहे हो या पॉजिटिव बात कर रहे हो, एंड सेकंड कुड बी डिप्लोमेटिक। आई वुड सिलेक्ट डिप्लोमेटिक आंसर। सो डिप्लोमेटिक में आप क्या बोल सकते हो कि डिसेंट्रलाइजेशन के फायदे भी हैं। सो डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होने की वजह से उसका सक्सेस ज्यादा हो सकता है। सो प्रोबेबली ही इज नॉट एग्जैजरेटिंग। इसमें आप लोगों को मेंशन करने पड़ेंगे कि क्या फायदे होते हैं डिसेंट्रलाइजेशन के। सेकंड वे कुड बी कि ऑल्दो इतना फायदा हो रहा है बट उसके नुकसान ये है, राइट। सो प्रोबेबली दिस टाइप ऑफ आंसर कुड बी रिटन हियर। एंड इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच इज अगेन रिपीटेड। ये अपने को पेज नंबर 223 पर दिखेगा। BNZ लिमिटेड नाम का एक क्वेश्चन दिख जाएगा आपको अनजम्बल्ड के वॉल्यूम 1 के अंदर। ऑलराइट, दिस अगेन फ्रॉम स्टडी मटेरियल रिपीटेड। एंड ओके, उसके बाद में फाइनली जो लास्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी। यहाँ पर बोला हुआ है कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज बजट कॉन्स्टेंट स्टाइल, प्रॉफिट कॉन्शियस स्टाइल एंड नॉन अकाउंटिंग स्टाइल। ये अगर आपने मेरे रिवीजन लेक्चर भी देखा होगा तो भी कवर करते हैं हम लोग इसको अच्छे से, सो आप लोग आसानी से लिख पाओगे। एंड वी हैव टू सिंपली एक्सप्लेन ईच ऑफ दीज डिटेल्स। 3 नंबर का है तो हर एक में आप एक एक पॉइंट लिखोगे, एक नंबर हर एक का मिल जाएगा। सो ये बहुत आसान था। इस क्वेश्चन के अंदर इंस्टीट्यूट ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आप लोग स्टडी मटेरियल को छोड़ के जा रहे हो या फिर टॉपिक को ABC एनालिसिस करके C कैटेगरी वाले टॉपिक्स को बिल्कुल ही एलिमिनेट कर दे रहे हो तो फिर आपको फायदा नहीं मिलने वाला। वो फिर आपको इस तरह से जलाएगा जहां पर आपको क्वेश्चन इज लाइक इट्स अ न्यू क्वेश्चन बट इट्स कंप्लीटली रिपीटेड फ्रॉम द बुक इटसेल्फ। तो आप लोग आसानी से कर सकते थे अगर आपने इसको पढ़ा होता तो। सो मेरा ये हमेशा मानना होता है कि आप जो छोड़ के जाओगे वहीं से क्वेश्चन आ सकता है, आने के चांसेस होते हैं सबसे ज़्यादा, राइट। सो कुछ भी छोड़ना नहीं चाहिए। एंड SCMP के अंदर कोई ट्रिक नहीं है कि इस चैप्टर से ज़्यादा आने वाला है, इस चैप्टर से कम आने वाला है। मैं हमेशा ही बोलता हूँ 12 ही चैप्टर हैं, आसानी से आप सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकते हो। बहुत लिमिटेड टाइम में सारा कोर्स आसानी से हो सकता है। हम लोगों ने 6 आवर्स में सारा थ्योरी कवर किया है अपने रिवीजन लेक्चर के अंदर। सो 6 आवर्स इज वेरी मिनिमम एंड उसके अंदर हम लोग इतना सारा अगर टॉपिक कवर करते हैं इंक्लूडिंग दिस टॉपिक जिसको शायद लोगों ने छोड़ दिया होगा तो भी हमारे लिए बहुत अच्छा अचीवमेंट है। वी हैड कंप्लीटेड दिस टॉपिक एज वेल। सो बजटेड, कंस्ट्रेंट स्टाइल, प्रॉफिट कॉन्शियस स्टाइल, नॉन अकाउंटिंग स्टाइल बुक में से आप पढ़ सकते हैं और उसको सिंपली एक एक लाइन में एक्सप्लेन करना है। ओके, इसके बाद में हमें बोला है एक सिनेरियो दिया हुआ है कि इनके ऑटोमोटिव लिमिटेड ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है ये। देयर इज अ सडन ब्रेक डाउन ऑफ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मशीनरीज एंड इसकी वजह से शिपमेंट डिले हो जाएगा एक इंपॉर्टेंट ऑर्डर का। एंड वी आर रिक्वायर्ड टू स्पेंड मोर देन द रिपेयर बजट एलोकेशन। तो क्या बिहेवियरल पैटर्न रहेगा मैनेजर का इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द बजट कंस्ट्रेंट स्टाइल। तो बजट कंस्ट्रेंट स्टाइल में वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होता है अबाउट द कॉस्ट। वो अपने बजट के ऊपर नहीं जाना चाहता, राइट। तो प्रोबेबली वो यहाँ पर स्पेंड करेगा ही नहीं, ऑलराइट, स्पेंड नहीं करेगा। सेकेंडली, प्रॉफिट कॉन्शियस स्टाइल में क्या होता है कि ओके, सो वन पॉइंट इज बजट कंस्ट्रेंट स्टाइल में वो कॉस्ट कॉन्शियस होता है बट वो साथ में डिसीजन जो लेता है वो शॉर्ट टर्म के बेसिस पर लेता है। बट प्रॉफिट कॉन्शियस स्टाइल में क्या होता है कि वो अभी भी कॉस्ट कॉन्शियस है बट वो लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से डिसीजन लेता है। सो प्रोबेबली ही वुड एनालाइज द एंटायर सिचुएशन कि क्या हमारे यहाँ पर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में बेनिफिट ज्यादा निकलता है एंड अल्टीमेटली ही वुड टेक द डिसीजन हियर फ्रॉम द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। आई थिंक कि प्रॉफिट कॉन्शियस स्टाइल के अंदर जो डिपार्टमेंटल हेड होगा वो यही डिसीजन लेगा कि हम लोग थोड़ा सा स्पेंड कर देते हैं एक्स्ट्रा इन दिस बजट एलोकेशन और यहाँ पर हम लोग उसका जस्टिफिकेशन दे देंगे बट फ्रॉम नेक्स्ट टाइम वी वुड इम्प्लीमेंट समथिंग लाइक TPM। सो कुछ इस तरह से आप इसका भी सोल्यूशन लिख सकते थे। एंड द लास्ट पार्ट इज जो टेबल हमारी बुक के अंदर दी हुई है उसके अंदर हमें ये बोला हुआ है कि ठीक है हम लोग ये लिख रहे हैं, खाली छोड़ देते हैं बॉक्स, अब आप इसको फिल कीजिए और ये सारे आपके पास में ऑप्शंस हैं। ऑलराइट, सो अगर आपने बुक को अच्छे से देखा होगा, बुक को देखा भी होगा तो भी आपका कवर हो जाएगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो इफ यू नो द लॉजिक, ईजी है। इन्वॉल्वमेंट विद कॉस्ट मैंने आपको ऑलरेडी बताया, बजट कंस्ट्रेंट के अंदर और प्रॉफिट कॉन्शियस के अंदर हाई होता है, नॉन अकाउंटिंग के अंदर लो होता है। जॉब रिलेटेड टेंशन इज अगेन हाई इन बजट कंस्ट्रेंट क्योंकि यहाँ पर तो रिलेशनशिप बिल्कुल ही खराब होता है एंड जॉब रिलेटेड टेंशन बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ पर आपके पास में कंटिन्यूसली बजट का डंडा होता है, आपको बजट को मीट करना ही करना होता है, राइट। प्रॉफिट कॉन्शियस में फिर भी हम लोग थोड़ा सा मीडियम लेवल पर जाते हैं, जॉब रिलेटेड टेंशन कम होता है एंड नॉन अकाउंटिंग में भी मीडियम होता है, लो तो कहीं पर नहीं होने वाला। ऑलराइट, नेक्स्ट इज मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंटिंग। नॉन अकाउंटिंग में तो बिल्कुल नहीं होगा। ओके, सो
लो लिख सकते हो, लिटिल लिख सकते हो, प्रॉफिट कॉन्शियस में भी लिटिल लिख सकते हो, एंड बजट कंस्ट्रेंट के अंदर एक्सटेंसिव मैनिपुलेशन होता है अकाउंटिंग का। ऑलराइट, नेक्स्ट इज इन्फॉर्मेशन। सो बजट कंस्ट्रेंट के अंदर पुअर, प्रॉफिट कॉन्शियस एंड नॉन अकाउंटिंग के अंदर गुड, रिलेशन विद सुपीरियर्स एंड रिलेशन विद कॉलीग्स। बेसिकली किसी के साथ भी रिलेशन है अगर आपका अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो बजट कंस्ट्रेंट के अंदर तो वो पुअर आने वाला है, प्रॉफिट कॉन्शियस के अंदर ठीक हो जाएगा, एंड नॉन अकाउंटिंग के अंदर भी ठीक हो जाएगा। सो कुछ इस तरह से पूरा पेपर आया था। आई होप आप लोगों के पेपर्स बहुत अच्छे से हुए होंगे, एंड स्पेशली फॉर द May 21 स्टूडेंट्स आई वुड लाइक टू से कि आप किसी भी पॉइंट को छोड़िएगा मत। जो आपका स्टडी मटेरियल है या फिर आप जिस भी मटेरियल को यूज़ कर रहे हैं वो अगर स्टडी मटेरियल को कंप्लीटली कवर करता है तो आप लोगों को उसको अच्छे से देखना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो अनजम्बल्ड व्यूअर्स है, जो अनजम्बल्ड यूजर्स है, वो लोग अगर रिविजन लेक्चर्स को देखते हैं तो उनका अच्छे से पोर्शन कवर अप हो सकता है। ऑलराइट, ओवरऑल द पेपर वाज लेंथी डेफिनेटली, बट आराम से एग्जामिशन मैनेजेबल था अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे, एंड सेकेंडली यू हैड नाइसली स्टडीड फ्रॉम द स्टडी मटेरियल और अ मटेरियल दैट कवर्स स्टडी मटेरियल। ऑलराइट, सो कुछ इस तरह से पूरा एनालिसिस हमने कर दिया है जनवरी 21 के पेपर का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मेक श्योर टू लाइक एंड शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड कॉलीग्स, एंड अगर आप लोग नए हो चैनल के ऊपर, सो डू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड मेक श्योर टू हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। ऑलराइट, thank you so much and I'll see you next time.